समर्पण भी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज फिर स्टार्ट करते हैं। कोशिका के आगे की पार्ट को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी, 1665 ईस्वी में करी थी। और ये मृत कोशिका था। जिंदा कोशिका की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। और साइटोलॉजी यानी सेल कोशिका का अध्ययन कहते हैं। ठीक है, तो पूछेगा कि सेल का खोजकर्ता कौन है? तो रॉबर्ट ब्राउन है। बायोलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तू हैं। हमने कोशिकांग के बारे में बताया था, सबसे लंबी कोशिका के बारे में बताया था, सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बताया था, सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताया था। और हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है। कोशिकांग के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, इसको पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया था सेंट्रोसोम के बारे में, कोशिका विभाजन करता है। हमने ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? दिमाग में होता है। ब्रेन की कोशिका यानी न्यूरॉन में होता है, ये भी हमने बताया था। और कैंसर किसके कारण होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता फिर भी कैंसर किसके कारण होता है? गिलियन सेल के कारण होता है, ये भी हमने बता दिया था। चलिए आज हम और भी कुछ जानेंगे। तो ये है कोशिका, और इसमें हमने बताया था राइबोसोम के बारे में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था, राइबोसोम के बारे में बताया था, लाइसोसोम के बारे में बताया था। लाइसोसोम क्या है? ये अपघटक है, यानी कि ये पचाने का काम करता है। किसी भी कोशिका अंग खराब होते हैं तो उसको ये ठीक करते हैं, तो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम के बारे में, लाइसोसोम के बारे में बताया था। और हमने बताया था रसधानी के बारे में, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कहते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बताया था। अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में बताया था, ठीक है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है चिकनी वाली सतह, एक होता है स्मूथ रफ़ वाली सतह, यानी उसको कहते हैं खुरदरी वाली सतह। एक स्मूथ होता है, एक रफ़ होता है। तो स्मूथ किसके कारण होता है? तो फैट के कारण होता है। और रफ़ किसके कारण होता है? तो वो राइबोसोम के कारण का होता है। ये हमने बता दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा को पहुंचाने के लिए गोल्जी उपकरण होता है, उसके बारे में भी हमने बता दिया था। अब हम समझेंगे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स किसको कहते हैं? तो वैक्यूल्स का अर्थ होता है रसधानी। रसधानी क्या होता है? रसधानी। वैक्यूल का अर्थ क्या होता है? रसधानी। हिंदी में इसको कहते हैं रसधानी। तो देखिए, ये जो वैक्यूल है ये दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है, पौधे में भी और जानवरों में भी पाया जाता है। समझ में आ गया? लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि आपको समझना है कि बड़ा कौन होता है। बड़ा पेड़ पौधा होता है कि बड़ा जानवर होता है? तो आप जवाब दीजिएगा कि बड़ा पेड़ पौधा होता है। इसलिए रसधानी सबसे बड़ा किस में होता है? पेड़ पौधा में होता है। समझ में आया? रसधानी किस में सबसे ज़्यादा होता है? पेड़ पौधा में होता है। तो ये हो गया वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है सो दोनों में होता है, लेकिन पेड़ पौधा में बड़ा होता है और मनुष्य में छोटा होता है। यानी जानवर में, प्लांट सेल में बड़ा होता है और एनिमल सेल में छोटा होता है। अब चलेंगे, समझेंगे। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस को कहते हैं, न्यूक्लियस की हिंदी कहते हैं केंद्रक। क्या है ये? केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक होता है, ये बीच में है, केंद्रक है। और इस केंद्रक, ये जो केंद्रक होता है इसके अंदर होता है क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। अब जो है क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम जो बना होता है इसमें डीएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो डीएनए जो है 80% होता है और प्रोटीन कितना होता है? 20% होता है। तो दोनों मिलाकर 100% हो गया। समझ में आया? तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? ये न्यूक्लियस जो है सबको ऑपरेट करेगा। समझ में आया? जैसे कि आप क्लास करते हैं तो क्लास में जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं? सब बच्चे को ऑपरेट करते हैं कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुमको ये करना, तुमको ये करना है। एक हेड मास्टर जो होते हैं स्कूल में, वो क्या करते हैं? हेड मास्टर क्या करते हैं कि देखो
सारे टीचर्स कहते हैं आपको ये पढ़ाना, आपको ये पढ़ाना, आपको ये पढ़ाना, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना। समझ में आ रहा है? उसी तरह से यहाँ भी होना चाहिए ना। तो ई जो है कंट्रोल करता है सबको। ये कौन क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोल करने का काम क्या है? तो कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? तो न्यूक्लियस करेगा, यानी केंद्रक करेगा। और ये जो होता है छोटा होता है। इसके अंदर भी एक होता है, इससे भी छोटा, इसको केंद्रिका कहते हैं। समझ में आया? केंद्रिका, केंद्रक के अंदर उससे भी छोटा होता है, उसको केंद्रिका कहते हैं। अब देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। क्या काम है? ऊर्जा बनाना। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, हम तो बताए ही है इसके बारे में। तो इसका काम है ऊर्जा बनाना, ठीक है। तो ऊर्जा बनाने का काम तो है इसका, लेकिन मान के चलिए कि प्रोटीन बनाने लगेगा। अगर न्यूक्लियस नहीं रहता तो क्या करता? उसका जो मन में आता वो करता। समझ में आ रहा है? अगर ये न्यूक्लियस नहीं होता तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम का काम है क्या? प्रोटीन का बनाना। प्रोटीन का बनाना काम है, लेकिन अगर न्यूक्लियस नहीं होता, सोचिए ना, आप घर में रहते हैं और पापा जी आपको बोलते हैं कि आपको जो है ना घर साफ़ करना है, लेकिन पापा जी बाहर जाते हैं, आपको घर नहीं साफ़ करते हुए मोबाइल पर गेम खेलने लगते। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर न्यूक्लियस ना हो, क्या केंद्रक ना हो, तो क्या सब जिसका जो मन आएगा वो करेगा। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, प्रोटीन नहीं बनाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा बनाना, ऊर्जा नहीं बनाएगा। गोल्जी उपकरण का काम क्या है? गोल्जी उपकरण का काम क्या है? कि ऊर्जा को परिवहन करना। ऊर्जा का परिवहन करना यानी जहाँ जितना ऊर्जा का आवश्यकता है वहाँ पर उसको ला कर पहुँचा देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखिएगा, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस का काम समझ गए। लाइसोसोम का काम जो है वो करने को कहेगा, मतलब सारे का कंट्रोल जो है, जितना भी कोशिका के अंदर होगा उस सब का कंट्रोल कहाँ होगा? तो वो सब का कंट्रोल होगा इसके पास। किसके पास? न्यूक्लियस के पास। समझ में आया? न्यूक्लियस के पास सब का कंट्रोल कहाँ होगा? न्यूक्लियस के पास होगा। ये बात समझ में आ गई? तो कोशिका झिल्ली से लेकर केंद्रक के बीच के, कोशिका झिल्ली ये है और केंद्रक ये है, तो इस बीच में जो द्रव रहेगा, कोशिका देखिए ये है कोशिका, ये बीच में है केंद्रक, और यहाँ पर है जीव द्रव। समझ में आ गया? क्या है? जीव द्रव है। तो देखिए, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य है। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली से लेकर, यानी ये कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली से लेकर न्यूक्लियस तक के बीच में जो भी द्रव रहता है, इसको क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर द्रव रहेगा तो क्या कहेंगे? केंद्रिका द्रव कहेंगे, यानी केंद्रक द्रव कहेंगे। इसके अंदर रहेगा तो ये कहेगा केंद्रक द्रव्य। समझ में आ गया? तो जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जीव द्रव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है केंद्रिका द्रव, केंद्रक द्रव। समझ में आ गया? अब समझिएगा, एक ले लेते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। क्या? पादप कोशिका। पादप कोशिका यानी पौधे वाली। और दूसरा ले लेते हैं एनिमल सेल, यानी जंतु कोशिका। ओके, तो देखिए, ये ले लिए प्लांट सेल और ये ले लिए एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा अंतर है। प्लांट सेल जो होता है गोल होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। जबकि ये जो है चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है। प्लांट सेल कैसा होता है? चौड़ा होता है। समझ में आई बात है? क्योंकि इसके ऊपर एक और भित्ति लगी होती है। हमने आपको बताया था इस तरह का भित्ति लगी होती है, इस तरह की भित्ति लगी होती है। हमने ये बताया था आपको, है ना? इस तरह की भित्ति लगी होती है इस पर। तो ये हो गया। देखिए, इसके ऊपर ये चौड़ा टाइप का होता है, चौड़ा टाइप का होता है। जबकि ये वाला जो सेल है इसके ऊपर भित्ति नहीं होती है, इसके ऊपर क्या होती है? झिल्ली होती है, सिर्फ झिल्ली होती है।
तो कोशिका झिल्ली तो दोनों में पाया जाता है, भित्ति सिर्फ इसमें पाया जाता है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो प्लांट सेल में पाई जाती है। दूसरा कोशिका भित्ति पाई जाती है, दूसरा क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है प्लास्टिड यानी लवक पाया जाता है। क्या? लवक। लवक 3 तरह का होता है। एक होता है हरित लवक, हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। ठीक है, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। अब देखिए हरित लवक का काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट बनाना यानी क्लोरोफिल को बनाना, ये इसका काम है। हरित लवक रहेगा तभी पौधा भोजन बना सकता है। वर्णी लवक का काम क्या है? फल में क्या करता है? रंग को प्रदान करता है। तो रंग को प्रदान करना किसका काम है? वर्णी लवक का। वो वर्णी लवक का काम क्या है? भोजन को जमा करना। तो ये भोजन को जमा करता है। अवर्णी लवक क्या करता है? भोजन जमा कर रखता ताकि बाद में हम खा सके। समझ में आ रहा है? तो वर्णी लवक का काम है रंग प्रदान करना, वर्ण मतलब रंग होता है। इसका काम है भोजन को संग्रह करना यानी जमा करना। इसका काम क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी भोजन बनाने का काम है। इसका काम भोजन बनाने है। समझ में आ रहा है? इस तीनों का काम समझ में आ गया। इसमें रसधानी होती है जो बड़ी होती है, रसधानी जिसको वैक्यूल कहते हैं, ये बड़ी होती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें जो है रसधानी छोटी होती है। एनिमल सेल में रसधानी कैसी होती है? छोटी होती है, जबकि इसमें बड़ी होती है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता, इसमें लवक भी नहीं होता है। इसमें जो है सीलिया फ्लैजिला होता है। क्या होता है? सीलिया फ्लैजिला, फ्लैजिला। तो देखिए सीलिया फ्लैजिला इसमें नहीं होता है, यानी कि प्लांट सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में सीलिया फ्लैजिला होता है, लेकिन प्लांट सेल में सीलिया फ्लैजिला नहीं होता है। अब देखिए इसमें रसधानी कैसा होता है? छोटा होता है, और इसमें रसधानी कैसा होता है? बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? इसमें जो लाइसोसोम होता है, क्या होता है? लाइसोसोम। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता। देखिए अब अंतर समझ लीजिएगा। अंतर क्या है? पूछेगा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। देखिए जंतु कोशिका चौड़ा होता है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में लवक पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में ये सब पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में ये सब नहीं पाया जाता है। अब देखिए एनिमल सेल में हम लिखे हैं कि ये जो है गोलाकार होता है, गोल होता है, ये इसकी राजधानी छोटी होती है। इसमें से डिफरेंट हम बता, डिफरेंस दोनों में क्या क्या है, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये हम बता रहे हैं। इसमें सीलिया फ्लैजिला पाया जाता है, इसमें सीलिया फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए कि दोनों में क्या क्या पाया जाता है। तो दोनों में क्या क्या पाया जाता है? तो दोनों में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, दोनों में राइबोसोम पाया जाता है, दोनों में ये माइटोकॉन्ड्रिया का परिवहन, ऊर्जा का परिवहन करने के लिए कौन आता है? गोल्जी उपकरण आता है। तो गोल्जी उपकरण भी इसमें पाया जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी पाया जाता है, जो एक स्मूथ वाला एक खुरदरी वाला हमने बताया था, तो ये भी पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी उपकरण पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी इसी में पाया जाता है। समझ में आ रहा है? सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय। और इसका काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन लीवर में, सबसे कम कोशिका विभाजन तो नेफ्रॉन में, सॉरी न्यूरॉन में होता है। नेफ्रॉन अलग चीज़ है, न्यूरॉन अलग चीज़ है, तो आपको न्यूरॉन समझना है। न्यूरॉन में सबसे कम कोशिका विभाजन होता है। काहे होता है? तो आप समझदार होशियार हैं, आप समझ जाइएगा, इसलिए के समझ जाइएगा क्योंकि सबसे अगर कम कोशिका विभाजन यानी कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसका अर्थ क्या है? वहाँ सेंट्रोसोम नहीं है। अब कहीं पर सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? वहाँ पर सेंट्रोसोम की अधिकता है। समझ में आ रही बातें कि किस बॉडी के पार्ट में सबसे अधिक सेंट्रोसोम होता है? अगर पूछता है तो बोलेंगे लीवर। लीवर यानी यकृत में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? यकृत में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो न्यूरॉन में होता है। समझ में आ रहा है? सबसे कम कहाँ होता है? न्यूरॉन में होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अब एक बात बताइए कि अगर सेंट्रोसोम नहीं होगा
जिसमें सेंट्रोसोम नहीं होगा उसमें कोशिका विभाजन होगा क्या? नहीं होगा। आप देखें छिपकली का पूँछ काट दीजिएगा ना तो 2-4 दिन बाद देखिएगा, एक आध हफ्ता बाद फिर से पूँछ निकाल कर कहेगा देखो देखो तुम हमरा काट दिया था पूँछ, फिर सब निकाल लिए, चिटकाएगा आके। समझ में आ रहा है? काहे कि उसके अंदर जो है सेंट्रोसोम की अधिकता होती है, और सेंट्रोसोम की अधिकता होने का उसमें अधिक प्रबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो तेज़ी से विभाजन करता है कोशिका का और उसका पूँछ बाहर निकाल देता है। समझ में आ रहा है? आप देखे होंगे कि सेंट्रोसोम, यही सेंट्रोसोम देखिए जिसमें जो है चीनी का बीमारी होता है, शुगर का, जिसको कहते हैं क्या, शुगर की बीमारी, चीनी की बीमारी, और उसको कहते हैं इंसुलिन की कमी से किसकी बीमारी होती है? तो चीनी, डायबिटीज़ बोलिए, शुगर की बीमारी बोलिए, चीनी की बीमारी बोलिए, एक ही बात है। तो उसमें जो है ना सेंट्रोसोम जो है अच्छे से कार्य नहीं करता, यानी कोशिका विभाजन ठीक ठाक से नहीं कर पाता है। इसको बेचारा कहता है चुप तुम शांत रहो, काहे का हम आ गए, कौन? डायबिटीज, यानी कि चीनी की बीमारी आ गया। चीनी की बीमारी आ गया तो इसको जो है काम करने नहीं देता, जिसके कारण क्या होता है, तो कोई भी अगर ऑपरेशन होता है ना तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, चेक करता है कहीं इसको चीनी उनी की बीमारी नहीं है। अगर चीनी की बीमारी होगा ना तो वो नहीं करेगा ऑपरेशन। काहे कि जो काटेगा ना वो जल्दी से जो है विभाजन होकर ठीक नहीं होगा, वहाँ घाव बन जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, घाव बन जाएगा, वो सड़ने लगेगा, पकने लगेगा, क्योंकि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, होता है लेकिन बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए सेंट्रोसोम जब डायबिटीज होता है तो ये बहुत धीरे काम करने लगता है। समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हैं दोनों में क्या क्या अंतर है। यहाँ पर देख रहे हैं, अगर पूछेगा, अब देखिए रिवीजन कर लीजिए पूरे कोशिका जितना हमने पढ़ा है आज तक। अब देखिए पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में, यानी पौधे वाले पादप वाले कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती? जैसे ह्यूमन सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। समझ में आ रहा? जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब पूछेगा कि प्लास्टिड यानी लवक किस में पाया जाता है? तो जाहिर सी बात है लवक 3 होता है, किस में पाया जाता है? पौधे वाली कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में। अब पूछेगा कि लवक किस में नहीं पाया जाता? तो इसमें एनिमल सेल में लवक नहीं पाया जाता है। पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है? दोनों में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है? हिंदी में कहते हैं इसको सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। और इसका खोज किसने किया? हमने बताया था अल्टर आदमी ने किया था, अल्टमैन ने किया था। अब देखिए सेंट्रोसोम को हिंदी में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम को हिंदी में कहते हैं तारक काय। क्या कहते हैं? तारक काय। इसका खोज किसने किया था? इसका खोज किया था डी डुबे ने किया था तारक काय का खोज। समझ में आ रहा है? और सेंट्रोसोम का काम क्या है? इसका कोशिका विभाजन है। समझ में आ गया? अब समझिएगा एक बात, तो ये तो अब अंतर हो गया, और ये जो बीच में हमने लिखा है, ये बीच में जो है ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में पाया जाता है। तो अब आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, आसानी से उत्तर लिख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। अब हमने ये पूरे जितने भी इसके अंग थे हमने सारे के बारे में बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे हम बताएंगे ये जो कोशिका के बीच में जो होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होता है, ये है कोशिका, इसके बीच में होता है केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम जो बना होता है किससे? तो डीएनए से बना होता है और प्लस प्रोटीन से बना होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। डीएनए कितना होता है? 80% होता है। प्रोटीन कितना होता है? 20% होता है। समझ में आ रहा है? डीएनए कितना होता है? 80% और प्रोटीन कितना होता है? 20% होता है। अब इसके बारे में हम और अधिक जानकारी लेंगे। ये जो डीएनए होता है, पूछता है क्वेश्चन कि माता पिता के गुणों का संचरण किसके माध्यम से होता है? तो यही डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसी को कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसी डीएनए के माध्यम से क्या होता है? माता पिता के गुणों का संचरण अपने
दूसरे पीढ़ी में होता है, यानी कि बेटे में होता है, उससे उसके बेटे में, उससे के बेटे में। तो माता पिता के गुणों का संचरण का अर्थ क्या हुआ? स्थानांतरण होगा, यानी एक में है उस दूसरा में चला जाएगा। तो ये किसका काम है? डीएनए का काम है, डीएनए का। समझ में आ रहा है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का काम है। समझ में आ रहा है? डीएनए का काम है। तो माता पिता के गुणों का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। समझ में आ रहा है? अनुवांशिकी, माता पिता के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होना अपने बच्चों में क्या कहलाता है? अनुवांशिकी कहलाता है। तो ये किसका काम है? डीएनए का। डीएनए को क्रोमोसोम से छोटा क्या होता है? डीएनए से छोटा क्या होता है? जीन होता है। तो जीन जो होता है ये डीएनए की एक इकाई होती है। इकाई मतलब क्या हुआ? एक चीज़ होता है, इकाई। तो ये जीन जो होता है इकाई होता है। तो पूछ देगा कि माता पिता गुणों का संचरण, तो ये देखिए स्थानांतरण कैसे होगा? पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्रोमोसोम से हो सकता है, डीएनए से हो सकता है, या जीन से हो सकता है। तीनों में से कोई ऑप्शन देगा, आप एक मार लीजिएगा। समझ में आया? क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए मार दीजिए, डीएनए नहीं है तो जीन मार दीजिए, जीन नहीं है तो कुछ भी, ये तीनों में से कोई दे दिया। अगर तीनों दे दिया तब कौन मारेंगे? तो देखिए तीनों दे देगा तो आपको डीएनए मारना। क्या मारना? डीएनए। समझ में आ रहा है? माता पिता के गुणों का स्थानांतरण का अर्थ समझ रहे हैं कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होना। अब ये नहीं कि किसी के पापा जो है वकील हैं तो उसका बेटा भी वकील बन जाएगा। अरे वो एक्वायर्ड गुण है, यानी कि प्राप्त किया हुआ अपने जीवन में। नेचुरल गुण समझ रहे हैं? जैसे कि हाथ है तो हाथ है कि इसको पाने के लिए कुछ मेहनत की है नहीं ना, अपने हो गया। बाल है अपने आ गया है, मुंह नाक कान ये सब अपने आ गया है। तो माता पिता का गुण कितना लंबा है, कितना छोटा है, गोरा है कि काला है, बड़ा है कि चौड़ा है, ये सारा गुण होता है जो जेनेटिक गुण कहलाता है। ये नहीं कि पापा प्रोफेसर है तो बेटा भी प्रोफेसर बन जाएगा, पापा जो चोर है तो बेटा भी चोर बन जाएगा। ऐसा वाला गुण ट्रांसफ़र नहीं होता है। वो तो अपने जीवन में जो प्राप्त करता है लोगों को देख करके हमको क्या बनना है। ठीक है? तो बिना मेहनत किए गुण जो आ जाता है उसको कहते हैं जेनेटिक गुण, यानी कि डीएनए वाला गुण। लेकिन मेहनत करके जो अपने जीवन में लाता है ना, वो गुण कहलाता क्या? प्राप्त किया हुआ गुण, यानी कि उपार्जित लक्षण। अब समझ में आ रहा है ये बातें? तो इसके बारे में और डिटेल से चर्चा हम डीएनए के बारे में करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे। आई होप ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। और कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर हम पढ़े बायोलॉजी तो बायोलॉजी में कोशिका का जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर इसी का होता है। लेकिन आपको इतना समझ लेना है जितना आपको काम आवे। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।